नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए वन शॉट वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें हर टॉपिक हमने कवर किया है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछता है या फिर पूछने वाला है। इस वन शॉट वीडियो में हम टोटल 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये होगा ओएस का इंट्रोडक्शन और बेसिक। तो आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। तो फर्स्ट ये आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में 4 स्टेजेस में काम होता है: यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। यूजर मीन्स हम, एप्लीकेशन मीन्स कोई भी ब्राउजर ले लो आप, माइक्रोसॉफ्ट एज ले लो, क्रोम ले लो। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स विंडोज, लिनक्स। हार्डवेयर आप सीपीयू ले सकते हो। मान लो कोई यूजर है, वो कोई ब्राउजर खोलना चाहता है तो वो एप्लीकेशन में जाएगा, ठीक, वो एप्लीकेशन लेवल पे आ गया, ठीक है। बाद में अगर आपने ब्राउजर पे क्लिक किया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या लिनक्स यहाँ पे हो गए, वो सीपीयू को देगा, मीन्स के हार्डवेयर के पास जाएगा। हार्डवेयर के पास रिक्वेस्ट गया, वापस हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लाई देगा, वो एप्लीकेशन को रिप्लाई देगा ब्राउजर को, और वो यूजर को रिप्लाई देगा। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या होता है? किचन, गैस, ओवन, टेबल्स। यूजर कौन है? हम, ओएस मैनेजर है। अब सोचो कि आप रेस्टोरेंट में जाकर सीधा ये तो नहीं कहोगे, किचन में तो नहीं चले जाओगे कि खाना दो। आप पहले मैनेजर आएगा आपके पास, वो आपका ऑर्डर लेगा, वो अपने हिसाब से कस्टमर को क्या चाहिए वो किचन में बताएगा, फिर वो मैनेज करेंगे वो अपना रिसोर्स। वैसे ही यूज़र सीधा हार्डवेयर के पास नहीं जाता। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वही हमारी डेफिनेशन है रियल। यही कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा और ये डेफिनेशन लिखिएगा। डेफिनेशन क्या? एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that acts as an interface between the computer user and hardware। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो होता है वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, क्लियर और कट। और ये इट इज़ अ रिसोर्स मैनेजर, जो हमने अभी बात की ना ओएस की, वो मैनेजर की तरह भी काम करता है। सीपीयू का मैनेज करता है, मेमोरी, फाइल्स, एक्स्ट्रा सबको मैनेज करता है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। और हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं टॉपिक 2 की तरफ। टॉपिक 2 है फंक्शन और गोल ऑफ ओएस। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ये भी समझते हैं। मान लो कॉलेज के प्रिंसिपल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, जिसमें 4 स्टेजेस पे काम होता है, 4। जिसमें फर्स्ट है फैकल्टी मैनेज करना, क्लासरूम अलॉट करना, रिकॉर्ड्स रखना, सिक्योरिटी देखना। फैकल्टी मैनेज करना मीन्स फैकल्टी को कैसे मैनेज करते हैं। फैकल्टी होते हैं आपके डिपार्टमेंट में, वो सभी अलग अलग क्लास में काम कर अपने लेक्चर लेने जाते हैं, बस वही हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट है। उनको क्लासरूम भी अलॉट करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के। वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। और बच्चों के रिकॉर्ड भी रखना होता है फाइल में, वो फाइल मैनेजमेंट। सिक्योरिटी देखना, हमारे सभी डिपार्टमेंट सही से काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब सिक्योरिटी देखने का होता है, वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं वो आगे पढ़ते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू किस प्रोग्राम को मिलेगा और कितनी देर के लिए। हमारा सीपीयू है, वो किस प्रोग्राम को मिलेगा और कितनी देर के लिए वो नक्की करता है। मान लो कोई ब्राउज़र ओपन किया हमने, क्रोम किया ओपन, तो वो क्रोम में प्रोसेस जो हमारी चल रही है वो कितनी देर तक हम चलाएंगे, उसको प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। मीन्स के उतनी देर तक वो प्रोसेस मैनेजमेंट हमारे पास है। बाद में हमने बंद किया तो वो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, वही प्रोसेस को मैनेज करता है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? तो रैम में जगह देना और काम खत्म होने पर वापस लेना। मीन्स मान लो आपके एग्ज़ाम चल रहे, आपको नोट्स की ज़रूरत है, आपने नोट्स डाउनलोड किए, अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो आपने डिलीट कर दिए, बस वही हमारी मेमोरी मैनेजमेंट है। रैम में जगह दी आपको, आपको जब तक ज़रूरत थी उसकी आपने रखा, फिर वापस दे दिया, काम ख़त्म होने पर डिलीट कर दिया, वापस ले लिया उन्होंने जो कहो। फाइल मैनेजमेंट, डेटा को हार्ड डिस्क में ऑर्गेनाइज करना, आप अपनी फाइल को डेटा के हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे हमारे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब को कंट्रोल करना, तो ये हमारा ओएस का फंक्शन है। और लास्ट है सिक्योरिटी, अनऑथोराइज एक्सेस, पासवर्ड प्रोटेक्शन से बचाना। मीन्स कोई हमारी फाइल फोल्डर जो भी है हैक ना कर पाए, बस उसी के लिए ये सिक्योरिटी का फीचर
आया है। और यही मेन गोल है, सभी चार पांचों के पांचों मेन गोल है ओएस के। अगर आपको ये सब इतनी आसानी से याद नहीं रहते तो ये ट्रिक दी है नीचे देखो, PMFDS, पीएम मोदी की फॉरेन डीएस टीम। ये ट्रिक आप रिमेंबर करो, लिख लो अभी, बाद में आपको आगे चल के काम आएंगे। और नोट्स अच्छे से बना लेना। टॉपिक 3 हमारा टाइप्स ऑफ ओएस। फर्स्ट, बैच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? तो इसमें यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता, सिमिलर जॉब्स का बैच बनाया जाता है। देखते हैं डायग्राम के साथ। देखिए, ये सिमिलर तरीके जॉब है, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैच अलग अलग अपने टाइम के एग्जीक्यूट होते होते और सीपीयू के पास जा रहे। मीन्स सिमिलर तरीके के जॉब्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके बैच बनते हैं और सीपीयू में जाते हैं। अभी इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, मानिए रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। कोई लॉन्ड्री वाला है तो भी वो आप अपने कपड़े देते हैं, एक एक तो नहीं देते, और एक एक देते हो कि वो भी एक एक तो नहीं धोता होगा। मान लो कोई वाइट कपड़े हैं, तो वाइट कपड़े और वो दूसरे कलर वाले कपड़े मैच हो तो वाइट कपड़े पे कलर ना चढ़ जाए, इसके लिए लॉन्ड्री वाला क्या करता है, वाइट कपड़े होते हैं ना, वाइट कपड़े वो सब एक मशीन में डाल देता है। जब तक वो पूरी तरह से धुल नहीं जाएंगे ना, तब तक मशीन नहीं रोकेगा। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम पॉइंट में आपको क्या लिखना है, जॉब्स आर प्रोसेड इन बेचिस। जैसे हमने बताया ना, एक एक कपड़ा नहीं धोते, वाइट कपड़े के बेच बना दे, सभी वाइट कपड़े को एक साथ धोता है। वही जॉब्स आर प्रोसेड इन बेचिस, मीन्स सिमिलर तरीके के जॉब्स को एक साथ बेचिस में कन्वर्ट करता है। नो इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड जॉब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मीन्स हमने एग्जाम्पल में देखा ना, जब तक मशीन में सब कपड़े धुल नहीं जाते तब तक मशीन नहीं रुकेगा। वैसे ही यूज़र और जॉब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग मीन्स जब तक काम शुरू है तब तक यूज़र और वो काम जिसका होगा जॉब का, उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। अभी ये नीचे एग्जाम्पल लिखे, पेरोल सिस्टम एंड बैंक स्टेटमेंट प्रिंटिंग। पेरोल सिस्टम क्या है? एक सैलरी प्रोसेसिंग सिस्टम है। मीन्स के कोई एम्प्लॉय है जो मान लो कंपनी में काम करता है, तो कंपनी में क्या होता है, फर्स्ट डेटा कलेक्ट होता है एम्प्लॉयज़ का, फिर उसका अटेंडेंस देखते हैं एम्प्लॉय का, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम कितना काटना है, कितना टैक्स लगता है, वो सभी फर्स्ट स्टेज में होता है। फिर उनका बैच बनता है, सारे एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको एक बैच में स्टोर कर दे। फिर फिक्स टाइम पे रन होता है, मीन्स मंथ में या मंथ के एंड में हम जब वो सैलरी आती है ना, वैसे ही। फिर बाकी सब ऑटोमेटिक होता है, स्लिप जनरेट, उसका सैलरी कैलकुलेट, बैंक ट्रांसफ़र फाइल, बस। और वो आउटपुट में लास्ट में हो जाता है, वो बाद में वो प्रोसेस हो जाता है और उसको सैलरी मिल जाती है। भाई ये एग्जांपल में यही समझने का है हमको कि यूज़र और जॉब के हमने बोला ना कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो ये सब ऑटोमेटिक ही होता है। इसमें इनपुट होता है ना, इनपुट वो हमारा एम्प्लॉय 1% भी नहीं देता, सब कुछ ऑटोमेटिक एंड सिक्वेंशियली होता है। अब दूसरा एग्जांपल है बैंक स्टेटमेंट प्रिंटिंग। ये बैंक स्टेटमेंट प्रिंटिंग है ना, ये वही है, पूरे दिन के ट्रांजेक्शन को स्टोर करते हैं, डिपॉजिट, विथड्रॉवल, ट्रांसफ़र, और वो एंड ऑफ द डे होता है ना मंथ के, वो फिर हमारा बैंक का स्टेटमेंट वो आ जाता है। और ऑटो अकाउंट होता है ना, अकाउंट वाइज सिस्टम में स्टेटमेंट होता है ना, वो प्रिपेयर होता है। इंटरेस्ट बैलेंस कैलकुलेट करना, कितना कहाँ कटा है, वो सब प्रिंट होके आता है लास्ट में, और वो हमको PDF ईमेल द्वारा आ जाता है, कई कई बार पोस्ट में भी आता है। बस वही, इसमें भी कस्टमर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, सब अकाउंट एक के बाद एक प्रोसेस होते हैं और वो सब ऑटोमेटिक होता है। और आपको एक बात बताऊं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, में पेरोल और बैंक स्टेटमेंट जैसे काम एक फिक्स टाइम पर बैच बनाकर प्रोसेस होते हैं। यूजर इंटरेक्शन नहीं होता और सिस्टम ऑटोमेटिकली एक के बाद एक सब रिकॉर्ड हैंडल करता है। मीन्स इसमें यूज़र का इंटरेक्शन जीरो होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उसी को कहते हैं। और आप एक बार और डायग्राम देख लीजिए, सिमिलर तरीके के जॉब्स बैचेस में कन्वर्ट होके एक के बाद एक रन होते, एग्जीक्यूट होते अपने टाइम पे। बस यही है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग।
इसका कंसेप्ट क्या है, सीपीयू सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। इसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल है चेस मास्टर का। एक चेस मास्टर होता है, वो 10 प्लेयर के साथ एक साथ खेलता है। प्लेयर 1 को यही लगता है कि वो मेरे साथ चाल चल रहा है, प्लेयर 2 को लगता है मेरे साथ चाल चल रहा है, लेकिन वो इतना फास्ट घूमता है कि हर प्लेयर को यही लगेगा कि वो हमारे साथ खेल रहा है। बस यही एक कॉन्सेप्ट। और एक और एग्जांपल है मेरे पास। मान लो कोई लड़की है, वो एक बंदे से बात करती है, 2 बंदे से, 3 बंदे से, 4 बंदे से। वो चारों बंदों से एक साथ बात करती है, और चारों बंदों को सेम फीलिंग आ रही है कि वो हमसे ही बात करती है, दूसरे किसी से नहीं। बस वो लड़की वो चारों को घुमा रही होती है, इतना फास्ट घुमाती है कि किसी को पता ही नहीं चलता। बस यही है रियल टाइम में मल्टीटास्किंग। यही है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट, मल्टीटास्किंग। दोस्तों ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि आपको एग्जाम में जल्दी याद आ जाए। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीपीयू स्विचेस रैपिडली बिटवीन यूजर। मीन्स सीपीयू स्विचेस रैपिडली बिटवीन यूजर के बीच में जो सीपीयू होता है ना, वो जल्दी जल्दी स्विच करता रहता है, क्रोम से वर्ड में, वर्ड से क्रोम में, म्यूजिक प्लेयर में, एक साथ मल्टीपल चीज़ें चलती रहती है। बस यही है हमारा कंसेप्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, मल्टीटास्किंग। इसका एडवांटेज है क्विक रिस्पॉन्स टाइम। हमने कहा ना, एक लड़की सबको इतना फास्ट रिप्लाई देती किसी को पता ही नहीं चलता। बस वही क्विक रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स ही जल्दी इतना आता है कि पता ही नहीं चलता कि वो दूसरे से किसी के साथ भी बात कर रही है। ये याद रखो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप याद आ जाएगा। आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, कंसेप्ट मीन्स क्या होता है, जो टॉपिक होता है ना, टॉपिक उसके अंदर क्या आता है ना, वही हमारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट अगर आपको आ गया तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं एग्जाम में। तो कंसेप्ट क्या है हमारा आज का, देखते हैं। यहाँ टाइम ही सब कुछ है, डिले बिल्कुल नहीं चलेगा। मीन्स इसमें हमारा टाइम ही सब कुछ है, डिले नहीं चलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल में ये है कि कार एयरबैग सिस्टम। कोई कार है एयरबैग वाली, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो अगर 0.01 सेकंड में एयरबैग नहीं खुला, जो कि खुल जाना चाहिए, अगर नहीं खुला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आपको पता है कि एक्सीडेंट के बाद अगर कार का एक्सीडेंट होगा, अगर वो नहीं खुला एयरबैग 0.01 सेकंड और जितना सेकंड है उतनी देर में तो अंदर सब कुछ खत्म हो गया। अगर 5 सेकंड बाद खुला तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक सब कुछ खत्म हो गया। बस यही कंसेप्ट है। मीन्स कि फिक्स टाइम होता है कुछ, और फिक्स टाइम में और क्रिटिकल सिस्टम में जो काम होता है वही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, और वही है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे लिखा है, यूज्ड फॉर क्रिटिकल सिस्टम्स विथ फिक्स टाइम कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ना, फिक्स टाइम में क्रिटिकल सिस्टम में जो काम यूज होता है वही है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके 2 प्रकार है, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम ये है, अगर डेडलाइन मिस हो गई तो सिस्टम फेल हो जाएगा। हमने कहा ना, ये डेडलाइन है 0.01 सेकंड, अगर ये मिस हो गई तो सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल यही है, मिसाइल सिस्टम और एयरबैग। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में क्या है, थोड़ा डिले चलता है। अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर ले तो उसमें कोई देरी होगी तो उसमें कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो आपने देखा कि एयरबैग नहीं खुला तो क्या हो सकता है। बस स्ट्रिक्ट डेडलाइन, यही है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू। टॉपिक नंबर 4, सिस्टम बस। ये डायग्राम दिख रहा है, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। मान लीजिए या अज्यूम कीजिए कि कंप्यूटर है ना, एक सिटी है। सिटी में मेन ऑफिस है, वेयर हाउस है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस जो डेटा को ले जाने के लिए और सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए वो सड़क होती है ना, वो है। ठीक है, उसको बस कहते हैं, सड़क। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है, सिस्टम बस का। जो सिस्टम बस है वो किसको कहते हैं, ये सीपीयू है, ये मेन ऑफिस है, ये वेयर हाउस, ये दोनों का सामान ले जाने के लिए जो ये सड़क है ना, इनपुट आउटपुट, बस उसी को बस कहते हैं, बस। और हम आगे देखते हैं एग्जाम के लिए। डेफिनेशन क्या है सिस्टम बस की, सिस्टम बस इज द कम्युनिकेशन पाथ। हमने कहा ना, वो
ले जाने के लिए जो रास्ता है ना, सड़क, इनपुट आउटपुट, बस वही लिखा है इधर। और सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हमने कहा ना, ये सीपीयू और मेमोरी है ना, इन दोनों को कनेक्ट करके ये इनपुट आउटपुट के रास्ते ले जाते, बस वही है हमारा सिस्टम बस। इसके 3 टाइप है, देखते हैं। डेटा बस, ये हाईवे की तरह है। हाईवे में दोनों तरफ आते हैं, अभी जाने का भी रास्ता होता है और सामने से वाहन आ भी रहा होता है। इसको बाई डायरेक्शनल वे कहते हैं, दोनों तरफ चलता है। सीपीयू टू मेमोरी भी डेटा जाता है और मेमोरी टू सीपीयू भी डेटा आता है। दूसरा है एड्रेस बस, ये सिर्फ बताता है कि कहाँ जाना है, कहाँ डेटा भेजना है। इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, सिर्फ सीपीयू बता देता है कि इधर डेटा भेजना है, बस काम खत्म। थर्ड है कंट्रोल बस, ये ट्रैफिक पुलिस है। कंट्रोल लिखा है मीन्स ट्रैफिक पुलिस, सिग्नल भेजता है, रीड राइट इंटरप्ट, कंट्रोल्स द टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसफर। मीन्स हर टाइमिंग पे कंट्रोल होगा, जब भी कंट्रोल बस में से सिग्नल आएगा कि डेटा भेजो तभी भेजेगा, जब बोलेगा नहीं भेजना तब छोड़ नहीं भेजेगा। वहीं इसकी डायरेक्शन देता है डेटा ट्रांसफ़र की, जिससे कंजेशन ना हो, एक साथ सभी डेटा इकट्ठे ना हो, इसीलिए ये ट्रैफिक पुलिस की तरह कंट्रोल करता है डेटा को। बस, तो आज का टॉपिक हमारा था सिस्टम बस, वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग। इसे हम रियल टाइप एग्जाम्पल के साथ समझे। ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग इसी के बीच डिफरेंस हमें क्लियर करना है। मल्टी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? इसमें एक सीपीयू होता है, मीन्स एक बंदा होता है, जिसमें हमने रियल लाइफ में देखा है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ देखा है। देखिए, किचन का है, एक बंदा होता है, वो प्याज भी काटता है, वो पानी भी उबलने रख देता है। पानी उबल जाएगा तो प्याज काटने लग जाएगा, प्याज काट रहा होगा तो पानी उबलने लग देगा, मीन्स कि वो फ्री नहीं बैठेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता रहेगा। वही है मल्टी प्रोग्रामिंग। एक बंदा हो और वो बारी बारी काम करता रहे, फ्री ना बैठे, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। अब बात है मल्टी प्रोसेसिंग पे। मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? तो दो बंदे हैं और एक प्याज काट रहा है, एक सब्जी बना रहा है, दोनों काम एक साथ पैरेलल में हो रहे हैं। मीन्स एक सब्जी काटता है तो दूसरा प्याज काट रहा है, प्याज, और एक सब्जी बना रहा है तो दूसरा प्याज काट रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है। दो लोग दो काम पैरेलल हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। एक एक बंदा दो काम अलग, एक बंदा दो काम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से एक बारी बारी कर रहा है तो मल्टी प्रोग्रामिंग। दो बंदे दो काम मल्टी प्रोसेसिंग, याद रखिएगा। और अभी एग्जाम आंसर के लिए की डिफरेंस टेबल भी हमने बनाया है। फीचर, सीपीयू, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। हमने कहा ना, एक ही बंदा मीन्स सिंगल सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टी प्रोसेसिंग में हमने कहा ना, दो बंदा दो पैरेलल, एक एक पैरेलल काम दोनों साथ एक साथ करते हैं, मीन्स मल्टी सीपीयू। वर्किंग, सीपीयू स्विचेस बिटवीन जॉब रैपिडली, मैंने हमने कहा ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, बारी बारी काम होता रहता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, वो फ्री नहीं बैठता। मल्टी प्रोसेसिंग, इसमें पैरेलली काम होता है, इसका स्पीड स्लो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। क्यों? क्योंकि वो अकेला बंदा दोनों काम संभाल रहा है, तो स्पीड तो स्लो होगा। मल्टी प्रोसेसिंग, उसमें फास्ट होता है, क्योंकि दो बंदे एक साथ पैरेलल काम कर रहे हैं तो स्पीड तो बढ़ेगा ही। इसका मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉस्ट कम होता है। क्यों कम? इसीलिए होता है क्योंकि वो अकेला बंदा है, और उस मल्टी प्रोसेसिंग में दो बंदे हैं और वो दोनों एक साथ काम करे, तो पैसा तो एक्सपेंसिव और थोड़ा ज़्यादा लेंगे ही। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग के एग्जांपल में विंडोज़ 9.5 और अर्ली यूनिक्स, ये इसके एग्जांपल होंगे मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, जो आज के ज़माने में चल रहे हैं कंप्यूटर और विंडोज़। ये मल्टी प्रोसेसिंग में मॉडर्न सुपर कंप्यूटर और सर्वर ओएस, आई थिंक ये पैरेलल वर्क के लिए अच्छे होंगे, इसीलिए इनका एग्जांपल में दिया गया है। आज हम पढ़ने वाले टॉपिक 6, ओएस स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ डिज़ाइन। इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझे तो एक बिल्डिंग, सिंपल स्ट्रक्चर, एक हॉल, एक बड़ा हॉल जिसमें किचन बेडरूम सब मिक्स है, कोई प्राइवेसी नहीं। दूसरा लेयर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर हार्डवेयर, फर्स्ट फ्लोर कर्नेल, टू एंड फ्लोर यूजर, सब अलग अलग। कर्नेल क्या है? कर्नेल उसी को कहते हैं जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में होता है, कम्युनिकेशन बनाता है हार्डवेयर और यूजर का, बस उसी को कर्नेल कहते हैं। कर्नेल को अलग अलग लेवल में भी डिवाइड किया जाता है। देखिए नीचे है एग्जाम,
आंसर टाइप सिंपल स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक कर्नल। ओएस के कंपोनेंट्स अलग नहीं होते, ओएस के कंपोनेंट्स अलग नहीं होते। MS-DOS का एग्जांपल दिया है, मीन्स ओएस के कंपोनेंट्स अलग नहीं होते, वो एक ही ब्लॉक में होते हैं, कोई प्रॉपर लेयरिंग नहीं होती। मीन्स के MS-DOS है उसके अंदर सभी स्ट्रक्चर एक साथ अंदर होते हैं, इसलिए इसे सिंपल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर MS-DOS के अंदर आप समझ सकते हैं कि सभी फंक्शन और ओएस के कंपोनेंट्स अंदर होंगे। अगर MS-DOS मीन्स एक एप्लीकेशन क्रैश हुआ तो पूरा सिस्टम भी क्रैश हो सकता है, इसीलिए इसको मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। दूसरा है लेयर्ड अप्रोच। लेयर्ड अप्रोच में क्या होता है, ओएस को लेयर में बांटा जाता है। सबसे नीचे होता है हार्डवेयर, सबसे ऊपर होता है यूजर इंटरफेस, और बीच में कम्युनिकेशन पाथ के लिए कर्नेल यूज होता है, वो लेवल 1 का होता है। और वो इससे डिबगिंग आसान हो जाती है, वो कम्युनिकेशन हो जाता है। यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं करता, लेकिन यूज़र लेवल कर्नेल के थ्रू हार्डवेयर से बात करता है, और यूज़र को कोई डिबगिंग होगी तो वो कर्नेल को बताएगा, वो हार्डवेयर के पास जाएगा। बस इसी को लेयर्ड अप्रोच कहते हैं। इस बस और माइक्रो कर्नेल कर्नेल में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। मीन्स ये कहना क्या था, एग्जांपल दिया है मैक ओएस। मैक ओएस भी एक माइक्रो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कर्नेल में सिर्फ बेसिक सर्विस होती है। मीन्स बेसिक सर्विस ही होती है, बाकी सर्विस सभी यूज़र स्पेस पे रन करती है, वो दिखती नहीं है। इसीलिए तो कहा थे सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखते, बाकी सब हम हटा देते हैं। और ये कर्नेल का टॉपिक था, हमने बताया ना सिंपल स्ट्रक्चर। मीन्स एक ही जगह पे सारे कंपोनेंट स्टोर होते हैं, तो एक क्रैश होगा तो सारे कंपोनेंट्स और मीन्स पूरा सिस्टम ही खल्लास हो जाएगा, क्रैश। और ये लेयर्ड अप्रोच, मैंने कहा ना सबसे नीचे हार्डवेयर, सबसे ऊपर यूज़र इंटरफेस, और बीच में होता है कर्नेल, वो दोनों की कम्युनिकेशन करा देता है, इसीलिए डिबगिंग आसान हो जाती है। अगर यूज़र को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हार्डवेयर को नहीं डायरेक्ट बताएगा, वो कर्नेल के पास जाएगा, इसे लेयर्ड अप्रोच माना जाता है। और बाद में वो कम्युनिकेशन होगा और डिबगिंग सॉल्व होगी। ये माइक्रो कर्नेल हमने बताया ना, माइक्रो कर्नेल सिर्फ बेसिक चीज़ें रखते हैं, मीन्स ज़रूरी चीज़ें, बाकी सब हटा देते हैं। हटा देने का मतलब क्या है कि वो यूज़र स्पेस में रन होती है। ये यूज़र स्पेस दिख रहा है ना उधर, उसमें सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही रखते हैं माइक्रो कर्नेल। मैंने आपको पहले ही बताया प्रॉपर बिल्डिंग मीन्स ग्राउंड फ्लोर और कर्नेल टू एंड यूज़र फ्लोर। मैंने बताया ना यूज़र और ग्राउंड फ्लोर दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन कराता है वही होता है कर्नेल। बस यही था ओएस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डिज़ाइन, यही टॉपिक यहाँ तक है। और नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूट ओएस फीचर। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस फीचर ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूट ओएस फीचर ये है कि अलग अलग कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है। मीन्स अलग अलग मीन्स दो कंप्यूटर अलग अलग है, उसको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है, उन सबको एक सिंगल सिस्टम जैसा फील देता है। मीन्स दोनों को कनेक्ट करके, अलग अलग कंप्यूटर को कनेक्ट करके एक सिंगल सिस्टम जैसा फील देता है, वही है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके फीचर है रिसोर्स शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। रिसोर्स शेयरिंग की बात करते हैं, इसमें प्रिंटर, फाइल, स्टोरेज, CPU पावर शेयर हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम सोच सकते हैं कि एक प्रिंटर को 5 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। बस वही है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल, क्योंकि हमने कहा ना अभी अलग अलग कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है और उन सबको एक सिंगल सिस्टम जैसा फील देता है। यही रिसोर्स शेयरिंग में आप एग्जांपल देखिए, एक ही प्रिंटर है और 5 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हुआ ना, अलग अलग कंप्यूटर को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया, एक प्रिंटर के थ्रू कनेक्ट किया, और एक प्रिंटर को 5 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। बस यही है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। यूज़र को पता नहीं चलता फाइल लोकल कंप्यूटर पर है या रिमोट सर्वर पर। यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि फाइल कहाँ है, लोकल कंप्यूटर पर है या रिमोट सर्वर पर। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। रिलायबिलिटी, अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया
तो दूसरा कंप्यूटर काम संभाल लेगा। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में वो 5, हमने बताया ना, वो रिसोर्स शेयरिंग में एक प्रिंटर पे 5 कंप्यूटर चल रहे हैं। अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो 4 तो चले हैं ना, 4 तो है ना, वो 4 मिलकर काम संभाल लेंगे और रिलायबिलिटी होगा। रिलायबिलिटी का यही है, सिस्टम बंद नहीं होगा। मीन्स के अगर 5 प्रिंटर है और अगर 5 कंप्यूटर एक प्रिंटर पे काम कर रहे हैं, अगर एक कंप्यूटर बंद हो गया, 4 कंप्यूटर से एक प्रिंटर चली गई, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही है रिलायबिलिटी। और स्केलेबिलिटी, सिस्टम में नए कंप्यूटर्स इजीली ऐड किए जा सकते हैं। हमने कहा ना, एक खराब हो गया तो भी चल रहा है तो एक ऐड करेंगे तो भी चलेगा ही। बस ऐसे ही सिस्टम में कोई भी तुम कंप्यूटर ऐड करो इजीली, बस वो ऐड हो जाएगा। जैसे कंपनी ग्रो हो रही है वैसे कंप्यूटर भी ऐड हो रहे हैं। बस यही है। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है और यूज़र को एक सिंगल सिस्टम जैसा एक्सपीरियंस देता है। इसमें रिसोर्स शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी जैसे फीचर है जो हमने अभी देखे। और ऊपर एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है। इसमें क्या लिखा है, आप अपने घर पर हो मीन्स और दोस्त अपने घर पर, दोस्त दोनों सेम एक ही प्रोजेक्ट को एडिट कर रहे हो। आपको नहीं पता फाइल एग्जैक्टली कहाँ सर्वर पर है, लेकिन आपको लगता है जैसे फाइल आपके कंप्यूटर पर ही है। बस यही एक्सपीरियंस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने कहा ना, बस वही 5 कंप्यूटर को एक प्रिंटर चलाता है, बस वही एग्जांपल याद रखो। और ये फीचर बस ये एग्जाम में लिख देना अगर आए तो। टॉपिक नंबर 8 है कैच मेमोरी। इसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल लिखा है, देखिए, हार्ड डिस्क, इसका इक्वल टू टेक्स्ट बुक। हमारी टेक्स्ट बुक है वो घर पे है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है क्योंकि हम तो अभी एग्ज़ाम हॉल में हैं, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस कर पाएंगे लेकिन स्लो एक्सेस। अभी रैम और बैग, मीन हमारा बैग एग्ज़ाम हॉल के बाहर हमने रखा, ठीक है, तो वो हमारे थोड़ा पास हुआ क्योंकि हम एग्ज़ाम हॉल के बाहर जाके बैग में से बुक ले सकते हैं। फिर तीसरा है कैच मेमोरी। मान लो हमने चीट शीट या कुछ बना के पॉकेट में रख ली, तो वो सबसे फास्ट एक्सेस क्योंकि हमको वो चाहिए तो हम सीधा पॉकेट में से निकाल के ले लेंगे, तो वो फास्ट एक्सेस हो गया। जो फॉर्मूला बार बार चाहिए उसे हम पॉकेट मीन्स कैच में रखते हैं ताकि जल्दी मिले। बस यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमें चाहिए बार बार उसको हम पॉकेट में रखें, बस उसी को कैच मेमोरी कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट है भाई। इट इज़ स्मॉल हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज टू स्पीड अप द सीपीयू, मीन्स सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होती है। और ये कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है। याद रखना, कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है और सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज होती है। कैच मेमोरी के फंक्शन, वो जो सीपीयू का जो डेटा होता है इंस्ट्रक्शन बार बार यूज करता है, कैच उन्हीं डेटा को स्टोर रखती है क्योंकि उसे बार बार एक्सेस करना ही पड़ेगा। हमने देखा ना चीट शीट, वो हमें बार बार यूज़ करनी होगी, इसीलिए वो फास्ट है। बस इधर भी वही लिखा है कि विच आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज बाय द सीपीयू, मीन्स बार बार यूज़ करने वाले। और उसका प्रिंसिपल लिखा है, जो डेटा अभी यूज़ हुआ है वही डेटा फिर से यूज़ होने का चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए वर्क्स ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मीन्स मैं कह रहा ना, वो जो हमने अभी यूज़ किया वो शायद वापस भी यूज़ करना ही होगा, इसके लिए इसका यूज़ होता है। और सीपीयू उस डेटा को कैच में रख लेता है क्योंकि वापस यूज़ करना ही है। और इसके टाइप से L1 कैच, ये सबसे स्मॉल है, सबसे फास्ट है और सीपीयू के अंदर होती है। स्मॉल, फास्ट और सीपीयू के अंदर। L2 और L3 कैच, ये सबसे बड़ी है, L1 से बड़ी है लेकिन थोड़ी स्लो होती है, सीपीयू के पास चिप पर होती है। और ऑल अराउंड इतना याद रखो, कैच मेमोरी एक फास्ट मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के बीच में होती है। जो डेटा सीपीयू बार बार यूज़ करता है कैच में स्टोर होता है ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, और ये सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए भी यूज़ होती है। और ये हाई स्पीड मेमोरी है, फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। मीन्स ये बार बार यूज़ होने वाले डेटा को स्टोर रखती है। बस यही है कैच मेमोरी का कॉन्सेप्ट। टॉपिक नंबर 9 है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग ने मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है?
तो एक बंदा होता है, जो हमने अगले वीडियो में भी देखा था, एक सीपीयू होता है, वो सब्जी काटता है, वो सब्जी का काम खत्म होके वो पानी उबालने रख देता है। मीन्स वो फ्री नहीं बैठता, एक काम खत्म हो गया दूसरा काम शुरू कर देता है, बस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता रहता है, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। इधर देखो हमने ये नीचे डायग्राम में लिखा है सीपीयू जॉब ए वेटिंग जॉब बी रनिंग। मीन्स एक काम को वेटिंग में रख के दूसरा काम करता है, दूसरा काम को वो खत्म होगा बाद में वो वेटिंग में चला गया, ये फर्स्ट काम शुरू होगा। बस यही है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी टास्किंग किससे कहते हैं? तो जो टाइम शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। मीन्स के बंदा एक होता है, हमने सुना अगले वीडियो में ये देखा था, हर 2-2 सेकंड में काम बदलता रहता है। मीन्स 2 सेकंड सब्जी काटी तो 2 सेकंड आटा गूंदा, 2 सेकंड बर्तन धोए। इतनी तेजी से स्विच करता है कि देखने वाले को यही लगेगा कि सब काम एक साथ हो रहे हैं। बस ये इंटरेक्टिव होता है, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। देखो ये डायग्राम में दिखा है, एक सीपीयू है जो जॉब है 2 सेकंड में, फिर जॉब दो बी पे 2 सेकंड में चला गया, फिर जॉब सी पे 2 सेकंड में चला गया। मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? मीन्स के 2 सीपीयू होता है, मीन्स 2 बंदे, एक बंदा सब्जी बनाता है तो दूसरा रोटी, वो पैरेलली काम करते हैं, बस इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। इधर डायग्राम दिखाया गया है, सीपीयू 1 में जॉब ए, सीपीयू 2 में जॉब बी। बस इसका डिफरेंस इधर है कंपैरिजन टेबल में। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग वो है जो सीपीयू बिजी होता है, मीन्स हमने कहा ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता रहता है। एक बंदा होता है वो एक को रनिंग करके और दूसरे को वेटिंग में डाल के काम शुरू कर चलाता रहता है, वो फ्री नहीं रहता, एक के बाद एक काम करता रहता है। मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं? तो हमने अभी कहा ना मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग वो 2-2 सेकंड में, मीन्स एक एक्यूरेट टाइम होता है, उसके बाद स्विच करता रहता है काम। और मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल काम पैरेलली एक साथ शुरू रहते हैं। अभी नेक्स्ट है फोकस। फोकस किस पे करता है? वो मैंने कहा ना ये फ्री नहीं बैठता है, काम करते रहता है, वो खत्म हुआ तो दूसरा शुरू करेगा, वो। और ये मल्टीटास्किंग में क्या होता है? यूजर को वेट ना करना पड़े, मीन्स उसमें वो वेट कराता है, लेकिन इसमें वेट ना करना पड़े, इसीलिए सभी को ऐसा लगेगा कि ये मेरा काम कर रहा है, ये मेरा, इसीलिए 2-2 सेकंड के लिए हर काम करता रहता है। और ये मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? तो मल्टी प्रोसेसिंग इसीलिए इसको कहते हैं जो काम जल्दी हो जाए, मीन्स 2 लोग पैरेलली काम करते रहते हैं, इसीलिए काम जल्दी हो जाता है। सीपीयू, ये मल्टी प्रोग्रामिंग में सिंगल सीपीयू होता है, मल्टीटास्किंग में भी सिंगल सीपीयू, मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल सीपीयू होता है, क्योंकि इसमें 2 बंदे काम करते हैं। हमने वो एग्जाम्पल में देखा ना स्विचिंग, इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है, हमने अभी कहा ना एक के बाद एक काम करते रहता है। इसमें फिक्स टाइम इंटरवल होता है, मीन्स के 2-2 सेकंड के लिए चलता रहता है। मल्टी प्रोसेसिंग में जॉब होता है ना, जो वो पैरेलली एक साथ काम करता रहता है। और कॉस्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग में कॉस्ट होता है ना वो कम होता है, क्योंकि एक ही बंदा होता है, हमने कहा था एग्जाम्पल में, मीन्स एक ही सीपीयू, इसमें भी एक ही सीपीयू, उसमें एक्सपेंसिव होता है कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, क्योंकि ये मल्टीपल सीपीयू हो जाता है। और नीचे एग्जाम्पल दिए है मल्टी प्रोग्राम, विंडोज एंटी यूनिक्स, मल्टीटास्किंग में विंडोज 10, लिनक्स, माइक्रोवेव ओएस और मैक ओएस, सॉरी। मल्टी प्रोसेसिंग में सुपर कंप्यूटर और सर्वर्स। बस यही है टॉपिक था आज का। और अब नेक्स्ट टॉपिक है ओएस टाइप एंड डिटेल, वो हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। और ये जो हमने टॉपिक देखा है अभी, बस ये टॉपिक 7 मार्क में है तो अच्छे से लिख लेना, ये डायग्राम ड्रॉ करना और ये टेबल भी। थैंक यू। टॉपिक 10 है आज का, ओएस टाइप डिटेल्ड। इसमें 7 मार्क्स में आ सकता है। डेफिनेशन, डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। इसमें हमने ये टॉपिक भी अगले वीडियो में देखा था, लेकिन इसमें डिटेल में मांगा गया है। डिटेल में मांगे तो आपको ये 4 बातें ध्यान रखनी है जो ऊपर मैंने लिखी। ये फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टॉपिक के लिए हमने याद है धोबी वाला एग्जाम्पल यूज़ किया था, वो वाइट कपड़े। धोबी के पास कपड़े धोने आप देते हो तो एक एक तो देते नहीं होंगे, अगर एक एक देते होंगे तो वो एक एक धोता भी नहीं होगा, वो मल्टीपल एक साथ वो वाइट कपड़े सभी इकट्ठे होते हैं, उसके बाद वो मशीन में डालता है, और वो मशीन तब तक घुमाता है जब तक कपड़े धुल ना जाए, और वो रोकता नहीं है। मीन्स वो कंसेप्ट है हमारा, यूज़र और जॉब के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता जब तक बैच एग्जीक्यूट 1 बाय 1 होते रहते हैं। मीन्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या कह रही है? सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड
मीन्स सिमिलर जॉब्स होते हैं और एक बैच में कन्वर्ट होके एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन, और उसमें यूज़र और जॉब के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता। बस यही है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इधर डायग्राम दिया गया है, उस वीडियो में भी हमने डायग्राम दिखाया था। इसमें एडवांटेज क्या है, गुड फॉर लार्ज रिपीटेटिव टास्क। मीन्स लार्ज रिपीटेटिव टास्क होते हैं ना, जिसमें बार बार वही सेम हो रहा होता है, सेम प्रक्रिया होती है, बस उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। पेरोल जो बे वो कस्टमर या यूज़र या एम्प्लॉय कह लो, उसकी सैलरी के लिए यूज़ होता है। अगले वीडियो में हमने बताया था, वो देख लेना। और सीपीयू का टाइम रिड्यूस होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिबगिंग इज़ हार्ड। मीन्स कि अगर कोई एरर आ जाए ना सिस्टम में तो हार्ड होता है, क्योंकि बैचेस तो एक साथ इकट्ठे होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन। अगर मान लो एक जॉब फेल हो गया तो दूसरे को तो पता ही नहीं है, क्योंकि उधर तो नो इंटरेक्शन है। बस यही डिसएडवांटेज है इसका। और सेकंड टॉपिक है हमारा टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ओएस। ये हमने वो एग्जांपल के साथ समझाया था, आपको पता है, वो लड़की वाला एग्जांपल। एक लड़की होती है, एक बंदे से बात करती है, दूसरे बंदे से, तीसरे बंदे से, चौथे बंदे से। चारों बंदों को यही लगता है कि वो सिर्फ हमसे बात कर रही, लेकिन रियलिटी आपको पता है। और बस वही CPU execute multiple jobs by switching between them using a small time slot। मीन्स मल्टीपल जॉब, हमने कहा ना चारों, मीन्स मल्टीपल बंदों से बात करती है बस, और स्मॉल टाइम स्लॉट में। मीन्स हमने कहा ना वो कोई टाइम नहीं रहती, लेकिन फास्ट, इतना फास्ट घूमती है ना, इतना फास्ट बात करती है ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये हमसे भी बात कर रही है और ये इससे भी बात कर रही है, एक दूसरे को नहीं पता होता। इसीलिए एक स्मॉल टाइम स्लॉट है, क्वांटम टाइम एक बहुत छोटा वाला माइक्रो। और इसका डायग्राम दिया है, देख लेना। एडवांटेज क्या है इसका, रेड्यूस CPU आइडल टाइम। CPU का आइडल टाइम कम होता है। क्विक रिस्पॉन्स फॉर एवरी यूज़र, एवरी यूज़र को जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, हमने कहा ना वो जल्दी सबको रिस्पॉन्स मिलता है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम में मेंटेन रखता है, सिक्योरिटी मेंटेन होती है इसमें। और ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी हमने एयरबग वाला एग्जांपल देके समझाया था। एयरबग, एक एयरबग होता है, मान लो कोई कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें 0.01 सेकंड के बाद पहले एयरबग नहीं खुला, तो जो होगा वो आपको पता है, कार एक्सीडेंट के बाद उसमें सब खलास हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बस वही, अगर उसमें 1 सेकंड की भी देरी हुई तो वो नहीं चलेगा। मीन्स कोई क्रिटिकल कंडीशन में फिक्स टाइम में जो काम होता है उसी को हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके दो टाइप है, हार्ड RTOS एंड सॉफ्ट RTOS। हार्ड RTOS मीन्स क्या, स्ट्रिक्ट डेडलाइन। हमने कहा ना कोई क्रिटिकल कंडीशन मीन्स वही स्ट्रिक्ट डेडलाइन। मिसाइल सिस्टम, एयरबग्स, वो एग्जाम्पल आ गए। मिसिंग डेडलाइन इक्वल टू फेलियर, मीन्स कि हमने कहा ना थोड़ी भी देरी होती तो फेल हो जाएगा पूरे का पूरा सिस्टम। और सॉफ्ट RTOS, उसमें क्या होता है, माइनर डिले एक्सेप्टेबल। अगर हम कोई वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो वो चल जाएगी, क्योंकि वो माइनर होगा। एडवांटेज क्या है इसका, एरर फ्री एंड मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस फॉर क्रिटिकल टास्क। कोई क्रिटिकल टास्क जो हम कर रहे हैं उसके लिए एरर फ्री है। और कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम, हेवी सिस्टम रिसोर्स रिक्वायर्ड है इसके लिए। और इसी के साथ हमारे सभी कॉन्सेप्ट यहाँ चैप्टर 1 के समाप्त होते हैं। और हमारी बस यही कहूँगा कि इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो इग्नोर करके कंटेंट पे फोकस कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ।